हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 24 जनवरी और आज की इस क्लास में हम लोग 20 जनवरी 2023 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स की जो क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। और इसमें जो अपना कंटेंट रहता है वो सारा का सारा कंटेंट जो कुमार गौरव सर की द्वारा क्लास में करवाया जाता है और सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर नोट किए जाते हैं और बीच बीच में जो लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उन सभी को भी मैं यहाँ पर नोट करता हूँ और उन सभी का मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाऊँगा, उसके बाद में जो लल्लन टॉप क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और यहाँ से आपका बहुत ही कम समय में पूरी क्लास का रिवीजन हो जाएगा। मात्र 20 से 25 मिनट की एक क्लास रहने वाली है और पूरी क्लास का यहाँ पर रिवीजन हो जाता है। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023। ये जो अपना पहला प्रश्न है ये शिखर सम्मेलन से रिलेटेड है और शिखर सम्मेलन किसका है? संघाई सहयोग संगठन का। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है? यहाँ से पहला प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ है वर्ष 2023 में, इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। और 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन से देश के द्वारा की गई थी? तो समरकंद उज्बेकिस्तान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो 2022 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किसने की? उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान में कहाँ पर? समरकंद में। और 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। देखो, बात यहाँ पर आई है संघाई सहयोग संगठन की। तो संघाई सहयोग संगठन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, यानी कि 1996 में। और जब 1996 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या रखा गया था? संघाई 5 रखा गया था। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है ये संघाई 5 के नाम से होती है और कब होती है? 1996 में होती है। अगर हम बात करेंगे कि इसका नाम संघाई सहयोग संगठन कब रखा गया, तो 2001 में इसका नाम क्या रखा गया? संघाई सहयोग संगठन रखा गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है वो ये है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। और बीजिंग कौन से देश की राजधानी है? चीन की राजधानी है। देखो, यहाँ से कन्फ्यूजन ये हो सकती है क्योंकि इसका जो नाम है क्या है? संघाई सहयोग संगठन है और संघाई नाम का जो स्थान है ये भी चीन में स्थित है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका मुख्यालय संघाई में है या बीजिंग में है या फिर चीन के किसी और जगह पर है। तो आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय संघाई में नहीं है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। आप लोगों को नाम पर, इसके नाम पर बिल्कुल भी नहीं जाना है कि इसका नाम संघाई से शुरू हो रहा है तो इसका मुख्यालय भी संघाई में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? इसका मुख्यालय है बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन में सदस्य कितने हैं, तो सदस्य इसमें है 9 और नवीनतम सदस्य आपको याद रखना है कौन सा है? ईरान है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। उसके बाद में एक पॉइंट यहाँ से आपको और याद रखना है कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? तो भारत और पाकिस्तान जो है इसमें वर्ष 2017 में शामिल हुए थे। ये सारे के सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि G20 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये हो जाएगा भारत। नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। कहाँ पर? भारत में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है इसका आयोजन भी भारत में होगा। तो इस प्रश्न में हमने जितने भी पॉइंट बताए हैं ये सभी के सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ब्रांड फाइनेंस की जो वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2023 जारी हुई, इसके अनुसार शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त करने वाली भारत की आईटी कंपनी कौन कौन सी हैं?
तो इसमें शीर्ष तीन में भारत की दो आईटी कंपनी जो हैं उनको स्थान इसमें दिया गया है। ये आईटी कंपनी कौन सी हैं? एक है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और एक है इन्फोसिस। इन दो कंपनियों को शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त हुआ है। तो टीसीएस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? टीसीएस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इन्फोसिस को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? इन्फोसिस को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में स्थित है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये अमेरिका में है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो ये की गई हैं मिनोचे साफिक। कौन नियुक्त की गई हैं? मिनोचे साफिक नियुक्त की गई हैं। तो ये पॉइंट आपको करंट से रिलेटेड याद रखना है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं महिलाओं से रिलेटेड, जो कि पहली महिला से रिलेटेड हैं। वो सभी के सभी पॉइंट यहाँ से आपको ये याद रखने हैं। अब ये पॉइंट कौन कौन से हैं इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्लॉडाइन गे बनी है। कौन बनी है? क्लॉडाइन गे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक बनी है डॉक्टर नागोजी ओंकाजा इवेला। ये जो डॉक्टर नागोजी ओंकाजा इवेला हैं कौन से देश की हैं? ये नाइजीरिया की हैं। अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है कमला हैरिस। कौन बनी है? कमला हैरिस। सीबीएसई की पहली महिला हेड कौन बनी? सीबीएसई की पहली महिला हेड बनी निधि छिब्बर। कौन? निधि छिब्बर। सीएसआईआर की पहली महिला हेड कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। सेबी की पहली महिला हेड कौन बनी? माधवी पुरी बुच। ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन जो पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन है ये एक पहल है। और किसकी पहल है? प्रति वर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की एक पहल है। और ये किसने शुरू की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसकी शुरुआत की है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके उद्देश्य आपको याद रखने हैं। पहला उद्देश्य है कार्बन का नेट जीरो उत्सर्जन और पर्यावरण का विनाश रोकना और जैव विविधता को बहाल करना। ये इसके उद्देश्य हैं। आपको यहाँ पर जो मेन बात याद रखनी है वो ये है कि जो द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन पहल है किसने शुरू की है? विश्व आर्थिक मंच ने इसको शुरू किया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जेसिका अर्डन से संबंधित। ये जेसिका अर्डन कौन है? ये वर्तमान समय में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। तो अगर ये वर्तमान समय में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, ये चर्चा में क्यों? चर्चा में इसलिए हैं कि इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है कि ये फरवरी 2023 में अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। तो प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की किस प्रधानमंत्री ने फरवरी 2023 में इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका अर्डन है। तो इन्हीं के द्वारा फरवरी 2023 में इस्तीफा दिया जाएगा। ये जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन है, इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। क्या नाम है इनकी पार्टी का नाम? लेबर पार्टी। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। कौन है? लूला डी सिल्वा हैं। उसके बाद में ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पाल्बोसिक्लिब से रिलेटेड। ये पाल्बोसिक्लिब क्या है? ये जो पाल्बोसिक्लिब है एक प्रकार की जेनरिक दवा है। ये जेनरिक दवा है, ये किसने लॉन्च की है? तो इसको लॉन्च किया है MSN ग्रुप ने। ये जो MSN ग्रुप है कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। और इसी के द्वारा पाल्बोसिक्लिब जेनरिक दवा को लॉन्च किया गया है। ये जो पाल्बोसिक्लिब जेनरिक दवा है कौन से कैंसर के लिए उपयोगी है? तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये उपयोगी है। ये पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है।
अगर हम बात करेंगे कैंसर की, तो कैंसर क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या में जो अनियंत्रित वृद्धि होती है उसी को क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन जो है ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और कैंसर के लिए जागरूकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सर्वाइकल कैंसर से संबंधित। तो सर्वाइकल कैंसर किसके कारण होता है? तो ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है किसने लॉन्च की है? सीरम इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की है। कहाँ है सीरम इंस्टीट्यूट? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नमस्ते वर्ल्ड से संबंधित। ये नमस्ते वर्ल्ड क्या है? ये जो नमस्ते वर्ल्ड है ये एक खिलौना ब्रांड है। इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया। किस लिए? आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो रियासत थी इसको भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत इसको भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद में भारत का पहला राज्य और या फिर जिला, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं तो इन पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे। तो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है? ये बना है गोवा। गोवा में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो फेस्टिवल आपको याद रखना है। फेस्टिवल का नाम क्या है? सिग्मो फेस्टिवल। ये सिग्मो फेस्टिवल जो है कहाँ मनाते हैं? ये सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा जाएगा तब भी आपको क्या बताना है? गोवा बताना है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। तो हमने 3 पॉइंट यहाँ पर आपको बताएं। सिग्मो फेस्टिवल, गोवा, हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य गोवा। उसके बाद में हमने क्या बताया? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। उसके बाद में हमने क्या बताया? सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय रेखा सबसे बड़ी है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा प्रदेश बन गया है? अंडमान एंड निकोबार। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव है। मोढेरा गांव कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया है? वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार किस बैंक को मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को। किसे? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को दिया गया है। और यह पुरस्कार जो है किसने दिया है? यह पुरस्कार दिया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग जो मंत्री हैं कौन है? नितिन गडकरी हैं, और उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखा दिख रहा होगा नादर बैंक से संबंधित। ये जो नादर बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और इसी बैंक का बाद में नाम क्या कर दिया जाता है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड इसका नाम कर दिया जाता है। नादर बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थूथुकुडी तमिलनाडु में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नीलमणि फुकन से संबंधित। नीलमणि फुकन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनसे संबंधित आपको पॉइंट ये याद रखना है कि जो ये जो हैं कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? ये असम से बिलोंग करते थे। कहाँ से? असम से। 56वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया था? नीलमणि फुकन को दिया गया था। और 57वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया था? दामोदर जी मौजा को दिया गया। पहले नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला ने लिया संन्यास। तो आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में
क्रिकेटर हाशिम अमला ने संन्यास लिया है, ये कौन से देश से संबंधित हैं? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ के क्रिकेटर हैं ये? दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। तो दोस्तों हमने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया है। अब हम देखेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों को। तो लल्लन टॉप प्रश्नों की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान कौन से क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में हुई थी। कौन से युद्ध में हुई थी? फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी। 3 पॉइंट आपको टीपू सुल्तान से याद रखने हैं। पहला कि कौन से क्लब का सदस्य था? जैकोबियन क्लब का सदस्य था। मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। कौन से युद्ध के दौरान? चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त। और मैरियाना गर्त कौन से महासागर में स्थित है? तब आपको बताना होगा कि ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना से रिलेटेड। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 1976 को। और कौन से नंबर का यह संशोधन था? ये 42वां संशोधन कहा जाता है। और प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। और ये जो संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया इसके द्वारा 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। पहला शब्द हो गया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 नए शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। और इसी प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? इसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ से आपसे प्रश्न एक प्रकार से और पूछा जाता है कि जो संविधान की आत्मा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे कहा जाता है? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल नंबर 32 को। किसे कहा है? आर्टिकल नंबर जो 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में एक पॉइंट और पूछा जाता है जो कि अपना रिलेटेड है 42वें संविधान संशोधन से। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि लघु संविधान किसे कहते हैं? तो लघु संविधान जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो वॉशिंग मशीन जो होती है कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो मशीन होती है, कौन से सिद्धांत पर कार्य होता है? उसका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर इसमें कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? ये 9 जनवरी को मनाते हैं। और 2023 में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ है? ये हुआ है इंदौर में। कहाँ पर हुआ है? प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 2023 हुआ कहाँ पर हुआ? इंदौर में हुआ है। और इंदौर कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख से रिलेटेड। ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है कौन से शासक के समय का है? तो ये राजा खारवेल के समय का है। ये जो राजा खारवेल हैं कहाँ के शासक थे? ये उड़ीसा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ये उड़ीसा के शासक थे। उड़ीसा का पुराना नाम अगर पूछा जाए आपसे कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, तो उड़ीसा का जो पुराना नाम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है कलिंग। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगर हम बात करेंगे कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो अशोक का जो 13वें नंबर का शिलालेख है उसमें क्या मिलता है? कलिंग विजय का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महाराजा रणजीत सिंह कौन सी मिसल से संबंधित थे? तो इनकी जो मिसल थी कौन सी मिसल थी? सुकर चकिया मिसल थी। कौन सी मिसल? सुकर चकिया मिसल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बुशमैन जनजाति। ये जो बुशमैन जनजाति है कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कॉन्गो में पाई जाती है। कॉन्गो कहाँ है? अफ्रीका में। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? एस्किमो जो जनजाति है
ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रारूप समिति से रिलेटेड। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि कुल 7 सदस्य थे। अगर आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे? अध्यक्ष को छोड़कर 6 सदस्य थे और अध्यक्ष को मिला लेंगे तो 7 सदस्य थे। भूस्थायी कक्षा। भूस्थायी जो कक्षा होती है कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित हुआ था? 1773 में। संविधान में आपात उपबंध, संविधान में जो आपात उपबंध हैं इनका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 18 में। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद नंबर 352 से 360 हो जाएगा। 352 में किसका उल्लेख है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राष्ट्रीय आपातकाल का। और 356 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति शासन का। और 360 में किसका उल्लेख है? 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो जल का अधिकतम घनत्व होता है कितने तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वेलेजली ने पहली सहायक संधि किसके साथ में की थी? ये हैदराबाद रियासत के साथ में की थी। येलोस्टोन नेशनल पार्क कौन से देश में है? ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है IUCN से रिलेटेड। IUCN यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जो है ये IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। WWF का जो लोगो है क्या है? इसका लोगो है पांडा और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका ग्लैंड में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वर्षा की बूंद गोल होती है इसका कारण क्या है? वर्षा की बूंद का गोल होना कौन से कारण से होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में बुद्ध चरित्र जो पुस्तक, इसके लेखक कौन? इसके लेखक अश्वघोष। इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये किसके समय का है? ये रिपन के समय का। किसके समय का? रिपन के समय का। दशकीय आधार पर जो जनगणना की शुरुआत है किसके समय हुई थी? ये रिपन के समय हुई थी। किसके समय? रिपन के समय। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? ये रिपन को कहते हैं। तो इन तीनों प्रश्न का जो आंसर है क्या है? रिपन है। उसके बाद में भारत के एकमात्र राष्ट्रपति बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हीरे का चमकना है ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मरीचिका का कारण क्या होता है? इसका भी कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये प्रकाश की घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसी के कारण से क्या होता है? हीरा चमकता है। प्रकाशीय तंतु इस सिद्धांत पर कार्य करता है। और मरीचिका क्या होता है? रेगिस्तान में जल का आभास होना। जो जल दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है और आभास जो होता है वो इसको क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। और ऐसा किस कारण से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ऐसा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी थीम क्या रखी गई थी इस बार 2022 में? मृदा जहां से भोजन प्रारंभ होता है। इस बार इसकी थीम रखी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 को A.O. ह्यूम ने की थी। और किसके समय में इसकी स्थापना हुई थी? डफरिन के समय में इसकी स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 267 में है। और संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 266 में है। आकस्मिक निधि जो होती है ये किसके अधीन होती है? ये राष्ट्रपति के अधीन होती है। और संचित निधि किसके अधीन होती है? संचित निधि संसद के अधीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। और पहले नंबर का जो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 को रियो ब्राजील में हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ बनवाया था? अजमेर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा है किसके समय हुई थी? मैकडॉनल्ड के समय हुई थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी को एक समझौता हुआ था, रामसर समझौता। ये जो रामसर समझौता है कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन से शासक के द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पाइका विद्रोह कौन से राज्य में हुआ? उड़ीसा में। मोपला विद्रोह कौन से राज्य में हुआ? केरल में। फेदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई मापते हैं। पायरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं का उच्च ताप मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सी यू की। सी यू की क्या है? ये वेन सॉन्ग का यात्रा वृत्तांत है। वेन सॉन्ग कौन था? वेन सॉन्ग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? यह कल्हड़ की है। और इसी राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आपको बताना है कि इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? 1H1, 1H2 और 1H3 हैं। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटीरियम और इसका नाम होता है ट्राइटियम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की जो खोज है यह सोरेनसन के द्वारा की गई थी। और पीएच जो पैमाना है कितने से लेकर कितने तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। जैसे ये एक पैमाना है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 14 होगा और बीच में कितना होगा? बीच में होगा 7। अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 है तो उसे उदासीन कहेंगे, 7 से कम है तो अम्लीय कहेंगे, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय कहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किस विजय के बाद में? गुजरात विजय के बाद में। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक जो रबड़ है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और जो रबर का वल्कनीकरण है इसमें किसका यूज होता है? इसमें यूज होता है सल्फर का, जिसको हम गंधक भी कहते हैं। किसका यूज होता है? सल्फर का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लवणता युक्त क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के निर्माता कौन थे? पिंगली वेंकैया। और ये जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है कौन से यौगिक के द्वारा कराई जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ? विनोबा भावे के द्वारा। स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र में है। मृत्युदंड माफ करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और ऐसी बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद नंबर 72 में ऐसी बात लिखी हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है ये नाइट्रेट की अधिकता की वजह से होता है या नाइट्रेट की कमी की वजह से? तो ये होता है नाइट्रेट की अधिकता की वजह से। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में।